लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन दोपहर से कुछ ज्यादा ढल चुका था जब जमानिया में दीवान साहब को रामदीन के आने की इत्तला मिली। दीवान साहब ने रामदीन को अपने पास बुलाया और उसने दीवान साहब के सामने पहुंचकर गोपाल सिंह की चिट्ठी उनके हाथ में दी तथा जब वे चिट्ठी पढ़ चुके तो अंगूठी भी दिखाई। दीवान साहब ने नकली रामदीन से कहा, महाराज का हुक्म हम लोगों के सिर आंखों पर, तुम अंगूठी को पहन लो और हम लोगों को अपने हुक्म का पाबंद समझो। सवारी और सवारों का इंतजाम 2 घड़ी के अंदर हो जाएगा। तुम यहां रहोगे या सवारों के साथ जाओगे? रामदीन ने कहा, मैं सवारों के साथ ही राजा साहब के पास जाऊंगा, मगर इस समय 4 आदमियों को खास बाग के अंदर पहुंचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर देना है, जैसा कि हमारे राजा साहब का हुक्म है। दीवान ताज्जुब से, खास बाग के अंदर? रामदीन, जी हां। दीवान, और वे 4 आदमी हैं कहां पर? रामदीन, उन्हें मैं बाहर छोड़ आया हूं। दीवान कुछ सोचकर, खैर, जो कुछ राजा साहब ने हुक्म दिया हो या जो तुम्हारे जी में आवे वो करो। अब हम लोगों को तो रोकने टोकने का अधिकार ही नहीं रहा। रामदीन सलाम करके उठ खड़ा हुआ और अपने चारों साथियों को लेकर तिलिस्मी बाग के अंदर चला गया, जहां इस समय बिल्कुल ही सन्नाटा था। अंगूठी के ख्याल से उसे किसी ने भी नहीं रोका और माया रानी बेखटके अपने ठिकाने पहुंच गई तथा लुकने छिपने और दरवाजों को बंद करने लगी। अब हम रामदीन के साथ राजा गोपाल सिंह की तरफ रवाना होते हैं और देखते हैं कि बनी बनाई बात किस तरह चौपट होती है। संध्या होने के पहले खाने पीने का सामान 4 रथ और 200 सवारों को लेकर नकली रामदीन पिपलिया घाटी की तरफ रवाना हुआ और दूसरे दिन दोपहर के बाद वहां पहुंचा। आज ही संध्या होने के पहले राजा गोपाल सिंह यहां पहुंचने वाले थे। ये बात रामदीन की जुबानी सभी को मालूम हो चुकी थी और सभी आदमी उनके आने का इंतजार कर रहे थे। संध्या हो गई, चिराग जल गया, पहर रात हो गई, दोपहर रात गुजरी, आखिर तमाम रात बीत गई, मगर राजा गोपाल सिंह नहीं आए। इसलिए नकली रामदीन के ताज्जुब का तो कहना ही क्या। उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगीं। मगर इसके अतिरिक्त जितने फौजी सवार तथा अन्य लोग साथ आए थे, उन सबको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और वे घड़ी घड़ी राजा साहब के न आने का सबब उससे पूछने लगे। मगर रामदीन क्या जवाब देता? उसे इन बातों की क्या खबर थी। दूसरे दिन संध्या के समय राजा गोपाल सिंह घोड़े पर सवार वहां आ पहुंचे, मगर अकेले थे, साइस तक साथ न था। सिपाहियाना ठाठ से बेशकीमत कपड़ों के ऊपर तिलिस्मी कवच, खंजर और ढाल तलवार लगाए बहुत ही सुंदर तथा रुआबदार मालूम होते थे। सभी ने झुककर सलाम किया और नकली रामदीन ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थाम ली तथा उसकी गर्दन पर 4 थपकी देकर कहा, आश्चर्य है कि आपके आने में पूरे 8 पहर की देर हो गई है और फिर भी अकेले ही है। ये सुनकर राजा साहब ने कई पल तक रामदीन का मुंह देखा और तब कहा, हाँ, किशोरी कामनी और लक्ष्मी देवी वगैरह ने हमारे साथ आने से इनकार किया, इसलिए हम अकेले ही आए हैं और हमारे जाने में रात भर की देर है। इस समय हम किसी काम को जाते हैं, सवेरे यहां आएंगे। तब तक तुम सभी को इस घाटी में टिके रहना होगा। रामदीन, घोड़ों का दाना तो सिर्फ एक ही दिन का आया था और सवार लोग भी। गोपाल सिंह, खैर क्या हर्ज है, घोड़े चराई पर गुजर कर लेंगे और सवार लोग रात भर फाका करेंगे। इतना कहकर राजा गोपाल सिंह ने घोड़े की बाग मोड़ी और जिधर से आए थे उसी तरफ तेजी के साथ रवाना हो गए। रामदीन चुपचाप ज्यों का त्यों खड़ा उनकी तरफ देखता ही रह गया और जब वे नजरों की ओट हो गए तब उसने सभी को राजा साहब का हुक्म सुनाया और इसके बाद अपने बिछावन पर जाकर सोचने लगा। गोपाल सिंह की बातें कुछ समझ में नहीं आती और न उनके इरादे का ही पता लगता है। लक्ष्मी देवी और कमलिनी वगैरह को ना मालूम क्यों छोड़ आए और जब उन्होंने इनके साथ आने से इनकार किया तो इन्होंने मान क्यों लिया? क्या अब लक्ष्मी देवी का और इनका साथ ना होगा? अगर ये अकेले जमानिया गए तो क्या केवल इन्हीं के साथ वो सलूक किया जाएगा जो हम सोच चुके हैं? मगर कमलिनी वगैरह का बचे रह जाना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर क्या किया जाए, लाचारी है। हाँ, एक बात का इंतजाम तो कुछ किया ही नहीं गया और न पहले इस बात का विचार ही हुआ।
जमानिया पहुंचने पर जब दीवान साहब की जुबानी गोपाल सिंह को ये मालूम होगा कि रामदीन ने 4 आदमियों को खास बाग के अंदर पहुंचाया है, तब वो क्या सोचेंगे और पूछने पर मुझसे क्या जवाब पावेंगे? कुछ भी नहीं। इस बात का जवाब देना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तब फिर खास बाग पहुंचने के पहले ही मेरा भाग जाना उचित होगा। उफ, बड़ी भूल हो गई। ये बात पहले न सोच ली। दीवान साहब को बिना कुछ कहे ही उन सभी को खास बाग में पहुंचा देना मुनासिब होता, मगर ऐसा करने पर भी तो काम नहीं चलता। अगर दीवान साहब को नहीं तो खास बाग के पहरेदारों को तो मालूम ही हो जाता कि रामदीन 4 आदमियों को बाग के अंदर छोड़ गया है, और उन्हीं की जुबानी ये बात राजा साहब को भी मालूम हो जाती। बात एक ही थी। सबसे अच्छा तो तब होता जब वे लोग किसी गुप्त राह से बाग के अंदर जाते, मगर ये संभव न था, क्योंकि जरूर भीतर से सभी रास्ते गोपाल सिंह ने बंद कर रखे होंगे। तब क्या करना चाहिए? हाँ, भाग ही जाना सबसे अच्छा होगा, मगर माया रानी को भी तो इस बात की खबर कर देनी चाहिए। अच्छा, तब जमानिया होकर और माया रानी को कह सुनकर भागना चाहिए। नहीं, अब तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि माया रानी फौजी सिपाहियों को बाग के अंदर करके साथियों समेत कहीं छिप गई होगी, और मैं उस बाग के गुप्त भेदों को न जानने के कारण इस लायक नहीं हूं कि माया रानी को खोज निकालूं और अपने दिल का हाल उनसे कहूं, या उन्हीं के साथ आप भी छिप रहूं। उफ, वो तो मजे में अपने ठिकाने पहुंच गई, मगर मुझे आफत में डाल गई। खैर, अभी तो नहीं, मगर गोपाल सिंह को जमानिया की हद में पहुंचाकर जरूर भाग जाना पड़ेगा। फिर जब माया रानी उन्हें मारकर अपना दखल जमा लेंगी, तब फिर उनसे मुलाकात होती रहेगी। इन्हीं विचारों में लीला यानी नकली रामदीन ने तमाम रात आंखों में बिता दी। सवेरा होने के पहले ही वो जरूरी कामों से छुट्टी पाने के लिए घोड़े पर सवार होकर दूर चली गई और घंटे भर बाद लौट आई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।